चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। ई वे बिल। ई वे बिल शॉर्ट में बोले EWB। EWB ई वे बिल। तो ई वे बिल के प्रोविजंस इफेक्टिव हुए हैं 1 अप्रैल 2018 से। 1 अप्रैल 2018 से ई वे बिल के प्रोविजन इफेक्टिव हुए और इसके प्रोविजन बनाने का पावर गवर्नमेंट को मिला। किससे मिला? CGST एक्ट के सेक्शन 68 से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला कि वो ई वे बिल के प्रोविजंस बना सकती है। तो सेक्शन 68 को हम ई वे बिल के प्रोविजंस का इनेबलिंग सेक्शन बोलते हैं। ये सेक्शन 68 इनेबलिंग सेक्शन है जिसने गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो ई वे बिल के प्रोविजंस बना सकते हैं। तो इन प्रोविजंस में क्या बोला गया? सेक्शन 68 में क्या बोला गया कि जो पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस है, जैसे मैं बोल दूं ट्रक ड्राइवर, पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कन्वेंस मतलब ट्रक ड्राइवर जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स कैरी कर रहा है और वो कंसाइनमेंट वैल्यू एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा है। आगे हम पढ़ेंगे 50,000 से ज़्यादा कंसाइनमेंट वैल्यू है तो ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। तो वो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे और ई वे बिल जो बनाया जाएगा वो गुड्स के साथ कैरी करना पड़ेगा और तो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है सच डॉक्यूमेंट मतलब ई वे बिल। साथ में कुछ डिवाइसेस लगाना भी गवर्नमेंट मैंडेटरी करेगी कि जो ट्रक ड्राइवर है अपने ट्रक के ऊपर कोई डिवाइस लगाए। तो ये डिवाइस क्या होगा आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 68 इनेबलिंग सेक्शन है, उसमें बोला गया ई वे बिल के प्रोविजंस मैंडेटरी करते हैं हम। जब भी गुड्स का मूवमेंट होगा गुड्स के साथ साथ ई वे बिल भी होना चाहिए। फिर CGST रूल्स में रूल 138 डाला गया कि ई वे बिल गुड्स के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है तो ये डॉक्यूमेंट कैरी करना चाहिए फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन सर्टेन प्रेस्क्राइब्ड केसेस। इसका मतलब ई वे बिल के प्रोविजन सिर्फ गुड्स के लिए काम आते हैं, सर्विसेज के लिए नहीं है। क्यों? ये मूवमेंट ऑफ गुड्स का एविडेंस है। ई वे बिल क्या है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, इस बात का एविडेंस है। ई वे बिल सर्विसेज के केस में नहीं बनाया जाता है, सिर्फ गुड्स के लिए बनाया जाता है, तो सर्विसेज के लिए नहीं है। अब अगला सवाल कि ई वे बिल मेरे को इंटर स्टेट सप्लाई करनी है गुड्स की या इंट्रा स्टेट सप्लाई करनी है? क्या दोनों के लिए ज़रूरी है? इंटर स्टेट सप्लाई के लिए भी ज़रूरी है और इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए भी ज़रूरी है क्या? तो हाँ, आपका नेचर ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, इंटर स्टेट सप्लाई हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, दोनों ही केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ये इस बात का एविडेंस है कि यस मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2018 से इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए प्रोविजन बना दिए। मतलब इंटर स्टेट के लिए प्रोविजन कब से आ गए? 1 अप्रैल 2018 से। और इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट गुड्स का मूवमेंट हो, इसके लिए बाद में प्रोविजंस धीरे धीरे आए। इंटर स्टेट मूवमेंट के प्रोविजन तो कब आ गए? 1 अप्रैल 2018 को ही आ गए। और इंट्रा स्टेट के लिए प्रोविजंस बाद में धीरे धीरे फेस्ड मैनर में प्रोविजन आई। अब ई वे बिल है क्या? ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है issued by carrier giving details and instructions relating to shipment of a consignment of goods। जब भी गुड्स का शिपमेंट होगा, मूवमेंट होगा, तो जो कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स किया जाएगा तब आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ डिटेल लिखनी पड़ेगी। वो डिटेल क्या होगी? कंसाइनर का नाम, कंसाइनी, प्लेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन। माल कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन प्लेस और डेस्टिनेशन प्लेस लिखा जाएगा और इवन रूट भी लिखा जाएगा।
क्योंकि एक ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई रूट हो सकते हैं, तो रूट भी मेंशन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाया कि जब भी आप गुड्स का मूवमेंट करोगे, गवर्नमेंट को भी पता लगना चाहिए कि गुड्स का मूवमेंट हुआ, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह गया। इस बात का आपको एविडेंस जनरेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आपको एक डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करेगी, मतलब आपको एक गवर्नमेंट अलग से पोर्टल देगी, उस पोर्टल पर आकर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और आपको गुड्स का मूवमेंट करने से पहले उससे जो रिलेटिंग इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ेगी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स का मूवमेंट शुरू करने से पहले आपको वो सारी डिटेल ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट को पहले ही जानकारी मिल जाए कि आप कौन सा माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। और गवर्नमेंट की पोर्टल पर आपको आकर ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हुआ जो आपने जीएसटी की पोर्टल पर जनरेट किया, और ये इस बात का एविडेंस है कि यस, मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ये प्रोविजन क्यों बना रही है? गवर्नमेंट 2 नंबर के ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए प्रोविजन बना रही है। गवर्नमेंट इस बात पर कंटिन्यूस वॉच रखना चाहती है कि जहां पर भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाए, हमें पता पड़े कि ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों गया। क्या फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई गया? तो हमें पता पड़े कि ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, इस पर हमें जीएसटी रेवेन्यू के रूप में मिला कि नहीं मिला। या ई वे बिल उन केसेस में भी जनरेट करना पड़ सकता है जहां पर एक मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को जॉब वर्क के लिए माल भेज रहा है, तो वहां पर भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई के ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में हम ई वे बिल को देखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं। सप्लाई के रीज़न नहीं है, आप जॉब वर्कर को माल भेज रहे हो तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। या किसी कस्टमर के पास माल भेज रहे हो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तो भी वो मूवमेंट ऑफ गुड्स करते वक्त आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ई वे बिल जनरेट आपको हो सकता है किसी सप्लाई के ट्रांजैक्शन के लिए करना पड़ रहा है, या कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं भी है बट वहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। तो जहां पर भी मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब ई वे बिल जनरेट करने के फायदे क्या है? तो गवर्नमेंट ने ये जो ई वे बिल का मैकेनिज्म बनाया है, इससे फायदे क्या हो रहे हैं? इससे इलिमिनेशन हो रहा है स्टेट बाउंड्रीज चेक पोस्ट का। पहले क्या होता था पुराने कानूनों में, माल जब एक जगह से दूसरे जगह जाता था या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था, तो स्टेट की बाउंड्रीज जहां पर खत्म होती हैं वहां पर चेक पोस्ट बनी होती थी, और ट्रक्स को लाइनों में लगना पड़ता था और ऑफिसर माल चेक करते थे। उसके बाद उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता था कि हाँ, अब अपना ट्रक ले जाओ। तो ट्रक्स की लंबी लाइन लगती थी चेकिंग के लिए चेक पोस्ट पर। तो गवर्नमेंट ने जब ये ई वे बिल का प्रोविजंस लेकर आई, तो गवर्नमेंट ने बोला हम चेक पोस्ट हटा देंगे, आपकी चेकिंग नहीं होगी। हो सकता है इंस्पेक्टर कभी चेक करने के लिए आ जाए, लेकिन आपकी कंपल्सरली चेकिंग जो पहले होती ही थी वो अब नहीं होगी। अब कभी हम अकेजनल चेकिंग पे निकलेंगे तो आपकी चेकिंग कर लेंगे, बाकी हम चेक पोस्ट जो बना रखी है हमने स्टेट बाउंड्रीज पर वो हटा देते हैं। दूसरा, इससे गुड्स का फास्टर मूवमेंट होगा। ट्रक को रास्ते में नहीं रोका जाएगा, तो ट्रक अपने डेस्टिनेशन पर स्पीड से पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। अब ट्रक्स का टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा, और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। ठीक है, वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और उनका ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस होगा, और इससे उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और
इससे गवर्नमेंट ट्रैकिंग करेगी कि माल कहाँ से जा रहा है, कहाँ से कहाँ को जा रहा है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेगी। उससे कुछ ट्रांजैक्शंस पकड़े जाएंगे, जैसे सप्लाई विदाउट इनवॉइस। आप सप्लाई कर रहे हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सप्लाई कर रहा है बगैर बिल बना के, पकड़ा जाएगा। ठीक है। या इनवॉइस विदाउट सप्लाई। विदाउट सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई तो नहीं की गई है लेकिन फर्जी एक बिल बना दिया गया है, तो ऐसे केसेस फिर पकड़े जाएंगे। और तीसरा, इससे टैक्स इवेजन को भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो ये ई वे बिल के प्रोविजंस लाने से ये फायदे होंगे। अब ई वे बिल जो जनरेट करना पड़ता है उसका फॉर्म क्या है, EWB01, ये ई वे बिल का फॉर्म है। और आपको जीएसटी के लिए कोई भी बोले कि जीएसटी के लिए कितनी पोर्टल है, जब भी बोले जीएसटी की कॉमन पोर्टल, तो आपको लगेगा कि जीएसटी की कॉमन पोर्टल तो एक ही है, gst.gov.in। लेकिन जब भी ये वर्ड यूज होता है कि जीएसटी की कॉमन पोर्टल, तो कॉमन पोर्टल का मतलब इन दो पोर्टल से है। इन दो पोर्टल्स को कॉमन पोर्टल कहा जाता है। पहली है eWaybill.gst.gov.in, दूसरी है gst.gov.in। पहली वाली जो ये eWaybill वाली साइट है, ये मैनेज कौन करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आप इस पोर्टल पर जाकर डिटेल अपलोड करें और ई वे बिल ऑनलाइन इस पोर्टल पर जनरेट करें, ताकि गवर्नमेंट के पास भी सारा रिकॉर्ड मौजूद रहे। दूसरा जो कॉमन पोर्टल कहलाती है वो ये है gst.gov.in। ये किसने बनाई है, जीएसटीएन ने बनाई है। जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जो कि सेक्शन 8 की कंपनी है। ठीक है। और इस पोर्टल पर क्या काम होते हैं, इस पोर्टल पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, टैक्स का पेमेंट करना है, रिटर्न फाइल करने, या आईजीएसटी का कंप्यूटेशन और सेटलमेंट इसी पोर्टल पर होता है। अब इस बात का क्या मीनिंग है कि आईजीएसटी का कंप्यूटेशन और सेटलमेंट इसी पोर्टल पर होता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको फंड ट्रांसफर के मामले बताए थे कि अगर सीजीएसटी आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुआ, नहीं, एसजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुआ, या आईजीएसटी एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुआ, वहां पर फंड ट्रांसफर के मामले बनते हैं। तो जहां पर भी फंड ट्रांसफर के मामले बनेंगे वहां पर गवर्नमेंट को अपने अकाउंट में सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो वो हिसाब कौन रखेगा, वो हिसाब भी ये जीएसटी की कॉमन पोर्टल रखेगी। कौन सी वाली कॉमन पोर्टल, gst.gov.in। तो कॉमन पोर्टल जब भी कोई बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है सिर्फ gst.gov.in। कॉमन पोर्टल ई वे बिल वाली साइट को भी बोला जाता है। तो ये साइट ई वे बिल वाली साइट आपको ई वे बिल जनरेट करने से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि आप ई वे बिल जनरेट कर पाएँ। जनरेट कर दिया था, कैंसिल करने की नौबत आई, आप कैंसिल भी कर सकते हो, या उसकी कुछ इंटरनल डिटेल चेंज हुई तो इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। और एक मामला और, ई वे बिल जब हम जनरेट करते हैं तो हमको ट्रांसपोर्टर की डिटेल देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टर और ट्रक नंबर की डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है। मान लीजिए रास्ते में माल जा रहा था, किसी रीजन की ट्रक में माल जा रहा था, रास्ते में ट्रक पलट गया, अब वो ट्रक आगे नहीं जा सकता, तो वो माल उतार कर दूसरे ट्रक में लोडिंग होगी, फिर उसको दूसरा ट्रांसपोर्टर आगे ले जाएगा। तो जब आपने इनिशियली ई वे बिल बनाया था, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रक वाले को मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए माल दिया, फॉर एग्जाम्पल तारा सिंह को दिया, तो आपने जब इनिशियली ई वे बिल बनाया उसमें आपने ट्रांसपोर्ट डिटेल डाली,
तारा सिंह का नाम, तारा सिंह के ट्रक का नंबर। अब ये ट्रक रास्ते में पलट गया है। अब ये गुड्स इस ट्रक से उतारकर दूसरे ट्रक में भरा जाएगा और दूसरा ट्रक और दूसरे ट्रक वाला ट्रांसपोर्टर उस माल को आगे ले जाएगा। तो बताइए, ये जो आपने ई वे बिल के अंदर ट्रांसपोर्ट डिटेल सबमिट की थी वो आपको चेंज करनी पड़ेगी और वो आपको किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर के नाम पर असाइन करनी पड़ेगी। तो ई वे बिल जनरेट करते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, अपडेट भी करना पड़ सकता है और असाइनमेंट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी जैसे जैसे काम होगा, जनरेट जैसे ही होगा, सप्लायर रेसिपिएंट को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ट्रांसपोर्टर को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ई वे बिल कैंसिल हुआ, उसके कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन भी सप्लायर रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर सबके पास आएगी। और ई वे बिल जनरेट आप कैसे कर सकते हो, आपको उसके अलग अलग तरीके प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। आप वेब ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू भी, और यूजिंग बल्क अपलोड टूल के थ्रू और एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। अब ई वे बिल से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कितने रूल्स बनाए हैं? एक रूल तो हमने यहाँ पढ़ा, रूल नंबर 138। रूल नंबर 138 हमने यहाँ पढ़ा और सेक्शन 68 पढ़ा। ये सेक्शन है 68 और रूल है 138। इससे रिलेटेड रूल्स 138, 138A, 138B, C, D, E, इतने रूल्स पढ़ने हैं। और ये रूल कब से इफेक्टिव हो गए? मैंने क्या बोला कि इंटर स्टेट मूवमेंट करने के लिए ई वे बिल के रूल्स कब से इफेक्टिव हुए? 1 अप्रैल 18 से, 1 अप्रैल 18 से। तो इन प्रोविजंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब रूल 138 को डिटेल में पढ़ते हैं, उसके अंदर सब रूल चलते रहेंगे। तो पहला है रूल 138 का सब रूल 1, ई वे बिल कौन जनरेट करे? ई वे बिल कौन जनरेट करे? सप्लायर जनरेट करे या रेसिपिएंट जनरेट करे या ट्रांसपोर्टर जनरेट करे? किसको जनरेट करना चाहिए? सप्लायर को, रेसिपिएंट को, या ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है क्या? आगे चलकर मैं ये बात बोलने वाला हूँ, सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, रेसिपिएंट भी जनरेट कर सकता है और इवन एक ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। ई वे बिल सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, रेसिपिएंट भी, और ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। तो जनरेट करने की ज़रूरत कब है? मतलब किन केसेस में आपको ई वे बिल मैंडेटरली जनरेट करना पड़ेगा? अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है और उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू की डेफिनेशन हम डिटेल में समझेंगे। अगर उस गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपए को एक्सीड कर रही है, एक्सीडिंग 50,000, अगर उस गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है वो मूवमेंट हो रहा हो किसी सप्लाई ट्रांजैक्शन के कनेक्शन में, मतलब आप वो माल सेल कर रहे हो इसलिए गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। दूसरा, रीजंस अदर देन सप्लाई, जैसे आप अपने जॉब वर्कर को माल भेज रहे हो या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस माल रवाना हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। या आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, आप रेसिपिएंट हो, आप रजिस्टर्ड हो, तो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होगा और सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट भी ई वे बिल जनरेट करवा सकता है। तो जो भी रजिस्टर्ड है का मतलब क्या? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर इशू कराएगा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट इशू कराएगा, दोनों ही रजिस्टर्ड है तो कोई भी इशू करा ले। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इस लैंग्वेज पर डिटेल में बात करेंगे। हु कॉजेज सच मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स का मूवमेंट करवा रहा है उसको मैंडेटरली
इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल का फॉर्म क्या बताया? इधर साइलेंस। ई वे बिल का फॉर्म क्या बताया? EWB 01। EWB 01 का पार्ट ए मैंडेटरली जनरेट कराया जाए। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालनी पड़ेगी, और वो हम पढ़ेंगे पार्ट बी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की डिटेल फिलअप करनी होती है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिटेल ट्रांसपोर्टर खुद फिलअप करे, वो डिटेल ट्रांसपोर्टर खुद फिलअप करे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ट्रांसपोर्टर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उस सिचुएशन में वो रजिस्टर्ड सप्लायर या रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही पार्ट बी की डिटेल, जो गवर्नमेंट तो चाहती है ट्रांसपोर्टर फिलअप करे, लेकिन रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही फिलअप कर देते हैं। फिर अगर कोई पूछे क्या जहां पर उस गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड नहीं करती है, तो वहां पर ई वे बिल बनाना ऑप्शनल है। बना तो सकते हैं, मना नहीं है। अब कई लोग क्या चाहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका कहना है हमारे यहाँ 2 नंबर कुछ नहीं होता है, हम जो भी करते हैं सब वाइट में है, तो हमारा जैसे ही सेल्स का बिल बना, इनवॉइस बन जाए, ई वे बिल बन जाए। तो अगर उन केसेस में उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज़्यादा की नहीं भी है, तो भी वो ई वे बिल बना देते हैं। तो 50,000 तक है, 50,000 से एक्सीड नहीं कर रही है कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स, तो उस केस में ई वे बिल बनाना ऑप्शनल है। अब पहले ही बता दिया था, ई वे बिल के प्रोविजंस वहां पर भी होंगे, मतलब ई वे बिल आपको बनाना पड़ेगा, चाहे आप इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, चाहे इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैंने एक बात जरूर बोली, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू हम क्या देखेंगे कि वो गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 होनी चाहिए। अब एक खास बात बताऊं, जो कोर्स में नहीं है, आपको याद भी नहीं करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता जरूर होनी चाहिए। इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो, ई वे बिल बनाना जरूरी है। ई वे बिल बनाना जरूरी है। वैल्यू कितनी हो, वो वैल्यू स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करने का पावर दे रखा है कि आप अपने अंदर, स्टेट के अंदर जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, उसके लिए वैल्यू आप खुद डिसाइड करो। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने विद इन स्टेट जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, मतलब इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, उसके लिए मॉनेटरी वैल्यू गुड्स की फिक्स की है, कंसाइनमेंट वैल्यू फिक्स की है 1 लाख रुपए। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो ई वे बिल बनाना तभी जरूरी है जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 1 लाख को एक्सीड करे। ये बात आपको एग्जाम के लिए इग्नोर करनी है। बता दो थी मैंने, लेकिन इग्नोर करनी है। तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के केस में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को पावर दे दिया है कि वो अपनी वैल्यू खुद फिक्स कर सकते हैं। अब जिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, साइलेंस, जिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है उसकी बात करते हैं। मैंने बोला गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड करे तो आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, नहीं तो ऑप्शनल है। अब सवाल पैदा होता है, हम ये कंसाइनमेंट वैल्यू जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, ये वैल्यू वही होगी जो एस पर हम सेक्शन 15 कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से आ रहा है। जो हमने पढ़ा था सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस actually paid or payable for the supply, where the price is sole consideration and supplier and recipient are unrelated parties। पढ़ा था सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू वही होनी चाहिए जिसको हम इधर कंसाइनमेंट वैल्यू मानेंगे।
और जो डिक्लेयर की जा रही है इनवॉइस पर, बिल ऑफ सप्लाई पर या डिलीवरी चालान पर, जैसा भी केस हो। जैसा भी केस हो का क्या मतलब है? मैंने बोला अगर आप सप्लाई कर रहे हो और सप्लाई की वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है तो आप इनवॉइस बनाओगे, अगर आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो, अब कोई पूछे क्या कंपोजिशन सप्लायर को भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा? बिल्कुल। वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं, उनको भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। और या डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान मतलब क्या? गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क जा रहा है, तो डिलीवरी चालान बनेगा। लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हो रहा है ना, मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, जैसा भी केस हो। और अब एक खास बात, कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ऐसी बात हमने वहां पढ़ी थी, एग्रीगेट टर्नओवर में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। टर्नओवर ऑफ द स्टेट, उसमें भी जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। और वो हमने सेक्शन 15 जो पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अंदर भी बोला था जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन यहां बोल रहे कंसाइनमेंट वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड होगा, जैसा भी जीएसटी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी। लेकिन एक खास बात, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं और उनकी पार्ट सप्लाई एग्जेम्प्ट है, पार्ट टैक्सेबल है, मतलब आप टैक्सेबल गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हो और एग्जेम्प्टेड गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हो और बिल एक ही बना रहे हो, तो कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू इंक्लूड होगी। तो इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे क्या? एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू को ही कंसाइनमेंट वैल्यू में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आगे बात करें, कुछ सिचुएशंस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम ही क्यों न है। कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है, तब भी आपको ई वे बिल कुछ केस में जनरेट करना पड़ेगा। पहला केस इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स का बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास माल भेज रहा है इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। प्रिंसिपल एक स्टेट का है, जॉब वर्कर दूसरे स्टेट का है। प्रिंसिपल राजस्थान का है फॉर एग्जांपल, और जॉब वर्कर महाराष्ट्र का है, तो उस केस में हम कंसाइनमेंट वैल्यू देखेंगे ही नहीं, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। तो ई वे बिल इस केस में मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा केस, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। एक हमने बात पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसमें दो जगह एक्सेप्शन दे रखा था कि जो लोग नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 से एग्जेम्प्ट रखा गया है। लेकिन उनको एग्जाम्पशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, लेकिन एक्सेप्शन में उनको डाला क्या कहते हुए कि वो उसका इनवॉइस बनाएंगे और ई वे बिल जनरेट करेंगे, उनके पास पैन नंबर होना चाहिए। क्या ऐसी बातें हम सेक्शन 24 में समझ चुके हैं? तो उसी का यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है कि कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ चुके हैं वहाँ पर सेक्शन 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट रखा गया उनको। तो उन लोगों को भी बोला है आप अगर गुड्स का मूवमेंट करो तो उसका ई वे बिल मैंडेटरली जनरेट करो, आपकी गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो, इवन 50,000 से कम ही क्यों ना हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए, ई वे बिल मैंने बोला फॉर्म क्या है उसका, EWB 01। EWB 01 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी।
पार्ट ए पर क्या इंफॉर्मेशन देनी होगी? पार्ट ए पर इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। ये रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी हो सकता है, कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइनी भी हो सकता है। जो भी गुड्स का मूवमेंट कॉज कर रहा है, हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। पार्ट ए में क्या इंफॉर्मेशन जाएगी उसकी बात करते हैं। सप्लायर का जीएसटीएन नंबर लिखा जाए, रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर लिखा जाए। प्लेस ऑफ डिस्पैच, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, चालान नंबर, गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू, गुड्स का एचएसएन कोड और रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेंशन करना पड़ेगा। रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेंशन करना पड़ेगा मतलब क्या? सप्लाई करने की वजह से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है क्या? मतलब आपने ये माल किसी को बेचा है, सप्लाई का ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए ये माल का मूवमेंट हो रहा है क्या? या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पस से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, या जॉब वर्कर के पास भेजना है, या सेल्स रिटर्न हो रही है, रेसिपिएंट सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कहीं एग्जीबिशन में भेजना है तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, या इवन अपने ओन कंजम्पशन के लिए भी गुड्स ले जा रहे हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और पार्ट ए के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पार्ट बी को अधिकतर हम ट्रांसपोर्ट डिटेल बोलते हैं। ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो पर्सन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो पार्ट बी को हम ट्रांसपोर्ट डिटेल बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या देना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर मतलब बिल्टी नंबर। इसके अलावा जिस व्हीकल के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब ट्रक नंबर। ठीक है, तो बिल्टी नंबर और ट्रक नंबर पार्ट बी के अंदर फिलअप करना पड़ेगा। अब पार्ट ए की इंफॉर्मेशन कौन देगा, मतलब पार्ट ए कौन फिलअप करेगा? यहां पर बोल रहे हैं वैसे तो पार्ट ए रजिस्टर्ड पर्सन को ही फिलअप करना होता है, ट्रांसपोर्टर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ केसेस में ट्रांसपोर्टर भी चाहे तो पार्ट ए की डिटेल फिलअप कर सकता है। वैसे तो पार्ट ए की डिटेल रजिस्टर्ड पर्सन को ही फिलअप करनी होगी, ट्रांसपोर्टर को नहीं। लेकिन पार्ट बी की डिटेल पार्ट ए की डिटेल रजिस्टर्ड पर्सन को फिलअप करनी होगी प्राइमरीली, लेकिन पार्ट ए की डिटेल चाहे तो ट्रांसपोर्टर भी फिलअप कर सकता है। तो अगर ट्रांसपोर्टर को रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑथोराइजेशन दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन का कहना है हम फिलअप नहीं कर पाएंगे, तो ट्रांसपोर्टर आप ही फिलअप कर देना। तो ट्रांसपोर्टर को अगर रजिस्टर्ड पर्सन से ऑथोराइजेशन मिला हुआ है तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए की डिटेल फिलअप कर सकता है। या ईसीओ या कोरियर एजेंसी, अगर ईसीओ या कोरियर एजेंसी के थ्रू माल की सप्लाई होनी है तो उस सिचुएशन में वो ईसीओ या कोरियर एजेंसी भी पार्ट ए की डिटेल फिलअप कर सकती है। अब एक सवाल, बिल टू शिप टू मामलों में कौन इशू करेगा ई वे बिल? तो हमने जो केस समझा था, मैं यहां जो लिखा हुआ है मामला, हमने जो नाम दिए थे प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर पहली बार बिल टू शिप टू मॉडल की बात आई थी। मैंने बोला था आपको 3 जगह आएगी, बिल टू शिप टू मॉडल की बात 3 जगह आती है। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, दूसरा आईटीसी चैप्टर में, तीसरा ई वे बिल चैप्टर में। तो मैं नाम वही रखता हूं जो मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में रखे थे। मैंने बोला राम ने इंस्ट्रक्शन दिया शाम को कि माल रवाना करो जुबिन को, माल रवाना करो जुबिन को, मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो शाम का स्टेट अलग है। उस एग्जाम्पल में मुझे देख के बताओ राम का स्टेट कौन सा है? वो जो एग्जाम्पल मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में दिया था, राम का नोएडा यूपी, राम का
नोएडा यूपी, शाम का अहमदाबाद गुजरात, और जुबिन का जयपुर राजस्थान। हमने बिल्ड टू शिप टू मॉडल समझा था, ठीक है। इसमें मैंने बोला राम ने शाम को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं आपसे गुड्स परचेस करूंगा, लेकिन डिलीवरी मैं मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे नहीं लूंगा, डिलीवरी मैं जयपुर राजस्थान में मिस्टर जुबिन के प्लेस ऑफ बिजनेस पे लूंगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एक ही बार हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स तो एक ही बार हो रहा है फ्रॉम शाम टू जुबिन। लेकिन मैंने इसके लिए बात की थी सप्लाई के ट्रांजैक्शन कितने हुए, दो। सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए। पहला ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ, पहला ट्रांजैक्शन राम टू जुबिन, उसको करने के लिए ट्रांजैक्शन करना पड़ा श्याम टू राम, ठीक है। सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन है, तो इनवॉइस दो जनरेट होंगे, इनवॉइस दो जनरेट होंगे, तो क्या ई वे बिल भी दो जनरेट होंगे। सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन है, इनवॉइस दो जनरेट होंगे, तो क्या ई वे बिल भी दो जनरेट होंगे, नहीं। मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही बार हो रहा है, इसलिए ई वे बिल एक ही जनरेट होगा, ठीक है। अब ई वे बिल जो एक ही जनरेट होना है वो कौन जनरेट करेगा, तो यहां पर सीबीआईसी ने प्रेस रिलीज इशू की कि जहां पर ये बिल टू शिप टू मॉडल लग रहा है, और बिल टू शिप टू मॉडल कहां से आता है, सेक्शन 16(2)(b) से, एक्सप्लेनेशन से बिल टू शिप टू मॉडल। इस सिचुएशन में तीन पार्टीज हो जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए, सप्लाई के दो ट्रांजैक्शन हुए, इनवॉइस दो बने, मूवमेंट ऑफ गुड्स एक हुआ, ई वे बिल एक बनेगा, बनाएगा कौन। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि या तो श्याम बना ले या राम बना ले, जुबिन नहीं बना सकता। कोई भी बना ले, श्याम बनाए या राम बनाए, जुबिन नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब आप भले ही यहां पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से नामकरण कर लो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है। और फाइनली क्या बोल रहे हैं, ए और बी बना सकते हैं, तो ए बना सकता है, बी बना सकता है, ई वे बिल बनेगा एक ही। अब एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, a truck is containing consignment of 3 invoices। एक ट्रक के अंदर 3 इनवॉइसेस का माल लोड हुआ, 3 कंसाइनमेंट लोड हुए, इनवॉइस नंबर 152, इनवॉइस नंबर 158 और इनवॉइस नंबर 161, जिनकी वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट आपको दे रखी है। अब कोई बोले कि हम तो ट्रक के अंदर जितना माल लोड हुआ ना, कुछ लोगों का दिमाग ऐसे भी चल सकता है कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रांसपोर्टर है, इसके पास 3 पार्टीज आई या एक ही पार्टी आई, उसने बोला ये बिल अलग आदमी के यहाँ जाएगा, ये माल अलग आदमी के पास जाएगा, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। ट्रांसपोर्टर का कहना है मैंने मेरे ट्रक के अंदर जो भी माल लोड किया उसकी टोटल वैल्यू कर लेता हूँ। मुझे एक बार बताओ टोटल वैल्यू क्या है, 47, 50 और 56। अब बताइए मुझे, ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मैं तो इस 1,53,000 को देखकर डिसीजन लूंगा और ई वे बिल जनरेट होना चाहिए।
तो बताइए, इसको देखकर डिसीजन लेंगे या एक एक कंसाइनमेंट को इंडिविजुअली देखेंगे? तो मेरे हिसाब से ये कंसाइनमेंट 3 है और लैंग्वेज क्या है? वैल्यू ऑफ ए कंसाइनमेंट। तो क्या इसको नहीं देखें और इन सबको इंडिविजुअली देखें? यस, इन सबको इंडिविजुअली देखना है। तो पहले कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से कम है, इसका ई वे बिल बनाना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शनल है, चाहो तो बना लो। दूसरा केस एग्जैक्ट 50,000 है, 50,000 से एक्सीड होने पर ई वे बिल मैंडेटरी है। यहां पर तो एग्जैक्ट 50,000 है, तो ई वे बिल बनाना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, तीसरे केस में इस कंसाइनमेंट का जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ई वे बिल बनेगा मैंडेटरली। आगे चलकर एक और बात बताऊंगा, कंसोलिडेटेड ई वे बिल। कंसोलिडेटेड ई वे बिल में एक बात बताऊंगा कि पहले अगर मान लो इन तीनों इनवॉइसेस की, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, अगर इन तीनों इनवॉइसेस की इंडिविजुअल वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती, तीनों इनवॉइसेस, तीनों कंसाइनमेंट की इंडिविजुअल वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती इंडिविजुअली भी, तो इन तीनों कंसाइनमेंट के ई वे बिल अलग अलग जनरेट होता। तो उस सिचुएशन में 3 ई वे बिल जनरेट होता है। अब ट्रांसपोर्टर का कहना है मैं 3 ई वे बिल साथ नहीं ले जाना चाहता, तो ट्रांसपोर्टर को फैसिलिटी दी है कि आप ई वे बिल पहले सबके जनरेट हो चुके हैं, सारे कंसाइनमेंट 3 कंसाइनमेंट हैं, इन तीनों कंसाइनमेंट्स के ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं, आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हो अगर आपको ये 3 ई वे बिल ले जाने में परेशानी है तो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनता है। ठीक है, वो बात आगे चलकर हम पढ़ेंगे रूल 138 सब रूल 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक कंसाइनमेंट इज मूव्ड in a vehicle of invoice number 155 containing following details। इनवॉइस एक ही है, वो इनवॉइस कुछ इस तरीके से बनाए जिसमें गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू बताई गई है 40,000, उस पे CGST SGST जोड़ा गया है। ठीक है, और इस इनवॉइस के थ्रू एग्जैम्प्ट गुड्स की भी सप्लाई की जा रही है। अब देखने में ये इनवॉइस की वैल्यू 50,000 के ऊपर दिख रही है। अब 50,000 के ऊपर दिख तो रही है, लेकिन हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर टैक्सेबल सप्लाई आती है, इवन जीएसटी का भी अमाउंट जुड़ के हम कंसीडर करते हैं कंसाइनमेंट वैल्यू में, लेकिन एग्जैम्प्ट सप्लाई कंसाइनमेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बनती है। तो इसका मतलब ये 3 चीजें हमें जोड़नी है। तो कितना हुआ? तो इन तीनों की वैल्यू हुई 47,200, 50,000 से कम है। तो फिर इस केस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो पूछा गया आपसे क्या ई वे बिल बनाना जरूरी है, तो आप बोलोगे नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है, बना सकते हैं। 50,000 से ज्यादा नहीं है कंसाइनमेंट वैल्यू, इसलिए मैंडेटरी तो नहीं है। दूसरा इसमें बी पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ होल कंसाइनमेंट इन द व्हीकल कंटेन्स एग्जैम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। अगर ये पूरा का पूरा बिल एग्जैम्प्ट सप्लाई का ही होता, तो उस सिचुएशन में आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू क्या निल हो जाती, क्योंकि कंसाइनमेंट वैल्यू में हम एग्जैम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को काउंट नहीं करते।
तो अगर पूरा का पूरा ट्रक के अंदर या पूरे एक इनवॉइस का माल क्या जा रहा है, पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई ही है, तो उस सिचुएशन में क्या ई वे बिल बनाने की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। उसका क्या लॉजिक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ई वे बिल के प्रोविजंस टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बनाए हैं। अब जब आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई आप मान लीजिए लाखों की भी कर रहे हो, आप माल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ऑफ गुड्स कर भी रहे हो, लेकिन अगर उसमें कुछ 2 नंबर का ट्रांजैक्शन हुआ भी तो उसे टैक्स इवेजन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है फिर हमें क्या करना, जहां टैक्स इवेजन हो नहीं रहा है तो हम वहां पर ई वे बिल कंपलसरी क्यों करें? तो अगर आपकी सारी सप्लाई एक बिल में एग्जाम सप्लाई ही है तो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एग्जाम सप्लाई की वैल्यू कंसाइनमेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी। चलिए अब हु इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल? ई वे बिल किसको जनरेट करना पड़ेगा? 3 केस पढ़ेंगे यहां पर हम। 3 केस, जिसमें पहला केस, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट में जा रहा है बाय रोड, गुड्स ट्रांसपोर्ट में जा रहा है बाय रोड, तो अगर माल भेजने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो कंसाइनर है चाहे कंसाइनी है, रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कंसाइनर चाहे कंसाइनी, वेदर इन हिज ओन कन्वेंस और हायर्ड कन्वेंस और पब्लिक कन्वेंस, कन्वेंस किसी का भी हो, चाहे खुद के कन्वेंस में ले जा रहा हो, चाहे हायर्ड कन्वेंस में ले जा रहा हो, चाहे पब्लिक कन्वेंस में ले जा रहा हो, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी माना जाएगा। तो कौन बनाएगा उस सिचुएशन में ई वे बिल? मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंप्लीफाइड, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं बता चुका, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे सप्लायर है, चाहे रेसिपिएंट है, चाहे कंसाइनर है, चाहे कंसाइनी है, कोई भी बना सकता है ई वे बिल। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, चाहे वो कंसाइनर है चाहे कंसाइनी है, तो उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल जनरेट करे बाय फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी ऑन ई वे बिल पोर्टल। तो पार्ट बी की डिटेल अपडेट कर दे। पार्ट बी क्या है? ट्रांसपोर्ट डिटेल। तो ट्रांसपोर्ट की डिटेल अपडेट कर दे और ई वे बिल पोर्टल पर जाकर ई वे बिल बना दे। पार्ट ए की डिटेल तो इसको फिलअप करनी ही है, पार्ट ए की डिटेल तो यही फिलअप करेंगे। मैं तो क्या बोल रहा हूं, पार्ट बी की डिटेल भी ये रजिस्टर्ड पर्सन फिलअप कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों प्रोविजन बनाया। गवर्नमेंट ने प्राइमरली की बोला पार्ट बी की डिटेल मतलब ट्रांसपोर्ट की डिटेल, और वो प्राइमरली किसको भरनी चाहिए? हम, गवर्नमेंट तो चाहती है कि वो ट्रांसपोर्टर भरे, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने ये जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया कि इस सेगमेंट में, इस बिजनेस सेगमेंट में अधिकतर लोग अनएजुकेटेड हैं, कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं जानते, ठीक है, इंटरनेट चलाना नहीं जानते। तो बोला गया कि ठीक है, फिर रजिस्टर्ड पर्सन ही पार्ट बी की डिटेल भी रजिस्टर्ड पर्सन ही फिलअप कर दे, ट्रांसपोर्टर को भरने की जरूरत नहीं है। चलिए बाकी कल करते हैं, अभी लंबा टाइम लग जाएगा उसमें।